ఇప్పుడు ఆన్లైన్ స్టోర్స్ లో వాళ్ళు ये सभी क्वेश्चन नंबर 4 है होमवर्क दिया निकाल फर्स्ट अप्रैल 2004 से लीज एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है और ईयर एंड के तो देन सभी उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस लिखा ना फर्स्ट लाइन एनुअल रेंटल्स पेबल बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर तो ये हम बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर नहीं है ये बिगिनिंग ऑफ द लीज ईयर इसका मतलब होगा तो फर्स्ट अप्रैल अगली डेट फर्स्ट अप्रैल और फाइनली फिर एक परचेज ऑप्शन एंड में तो 4-5 साल इस टाइम वो अकॉर्डिंगली लास्ट डेट लिखेंगे 31st मार्च समथिंग बाकी आपके सामने फिगर्स में रखें टेबल वगैरह बन गए तो इशू 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी है और ये जो इंटरेस्ट है 3009 इसमें से कितने मंथ्स का हमारे पीरियड में आएगी कोई आपकी तरफ से कंफ्यूजन अगर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलिए वो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं उसको वापस कितनी चाहिए ये करना नीचे वाला चाहिए फ्लैश को भी खत्म हो गया काम नहीं चलता फ्लैश को बहुत ही खत्म हो गया वही लगा होगा चलिए डिस्प्ले पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार देखें कहां तक कंप्लीट कर ये क्वेश्चन नंबर 3 का निकालना है बस बात खत्म कर लेक्सी की बुक्स में डिस्क्लोजर बना रहे थे तो मतलब 3 डिस्क्लोजर में से पहला राइट ऑफ यूज का सेट स्टार्ट कर दिया था तो करना था कंप्लीट कर थोड़ा सा मैसेज सुन लो जरा मतलब शायद पुरानी बातें रिवाइज हो रही शुरू करो डेटा रखने अपने सामने एंट्रीज रखना बिल्कुल सिंपल सी चीजें पुरानी बात है मींस से आपने एसेट और इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की रेदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ग्रॉस बिलिंग अमाउंट कन्वर्ट जरा मैसेज सुन के पता लिखना एसेट अकाउंट जहन में लाना अपना यकीनन वैल्यूएशंस भी हो सकती हैं ठीक है इसमें तो सब कुछ होगा लेकिन अगर क्वेश्चन में आप वैल्यूएशन नहीं है तो कम से कम 4 मेन चीजें ढूंढ लेना ओपनिंग बैलेंस मतलब डिवैल्यूएशन वगैरह तभी लिखे रहना है मतलब बस 4 मेन चीजें लिखा एडिशन डिस्पोजल्स क्लोजिंग बैलेंस बाकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिर इंफॉर्मेशन अब मैं बता लेता हूँ ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं सबको पता है बात
ये फिगर्स लिख पा दें, काइंडली अपनी एंट्रीज देखें। 11 से स्टार्ट करें। नहीं बेटा 20 में लिखना है, कैसे देखना तो देखो। लीज एग्रीमेंट की स्टार्टिंग डेट क्या है? तो 11 तो बेटा अगर एंगल से देखेंगे, प्लीज नहीं, 11 के एंगल से अगर देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। कंसंट्रेट करें जरा प्लीज। 11 30 जून 11 की बात हो रही है, तो ओपनिंग डेट कौन सी होगी? 1 जुलाई 10 को तो एग्रीमेंट हुआ है। ड्रॉप डाउन में लिखेंगे या एडिशन के तौर पे लिखेंगे? ड्रॉप डाउन में कब लिखते हैं? अगर 30 जून 10 पे कोई एसेट होता है, तो 1 जुलाई पे अगर लिया है तो ये एडिशन के तौर पे आएगा या ब्रॉट डाउन? ब्रॉट डाउन किसे कहते हैं? तो पिछले साल मीन्स 30 जून 10 पे अगर क्लोजिंग होता, ठीक है, ओपनिंग 0 आएगा, एडिशंस में 20 आएगा, 20 मिलियन। क्लियर? फिर डिस्पोजल डेफिनेटली क्वेश्चन में नहीं है, यही क्लोजिंग बन जाएगा। डेप्रिसिएशन तो लगा है क्यूमुलेटेड। और फिर 1 मिनट नेक्स्ट ईयर देखें, फिर यही 20 नेक्स्ट ईयर 12 के एंगल से ब्रॉट डाउन बन जाएगा। फिर नो एडिशन और डिस्पोजल। ठीक है, देख के लिखा प्लीज, देख के लिखा मीन्स डेटा देख। नेक्स्ट सेटिंग से accumulated depreciation। क्या मेन चीजें पूरी करें? ओपनिंग डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल इफ एनी, एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये भी लिखे फिर इसमें पहले, सॉरी वर्ड्स लिखा। ओपनिंग बैलेंस, depreciation for the year, disposal की accumulated depreciation if any, ये बनाया है इसके फिगर्स नोट पे लिखा हुआ 11-12 में कैसे आएंगे लिखना। Eleven was first year, opening 0, depreciation for the year 2 million, वही accumulate हुई, disposal नहीं, फिर brought down 2 million 12 में, हाँ जी brought down next year, फिर depreciation for the year, और total accumulate हो जाएगा 4 million। समझ आ रहा है चीजें? देन उसके बाद फिर कैरिंग अमाउंट लिखनी होती है। कैरिंग अमाउंट मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस accumulated depreciation 18 million and 16 million respectively। दो चीजें मैं सॉल्व अगर जैसे मैंने बाकी डिस्पोजल्स तो नहीं, मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल और डेप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ बस लेके खत्म करें। तो मींस टू से इस लीज में राइट ऑफ यूज एसेट का डिस्क्लोजर उसी तरह बनना जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बनता है। मेजरमेंट बेसिस से है कौन कौन सी? कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल। तो इस केस में कॉस्ट मॉडल
depreciation method, और यूजफुल लाइफ इस केस में हम ले रहे हैं ठीक है जी प्लीज। कोई नई बात मैंने की, लेकिन अब ये नई बात सुने सर। अब ये मेरे ख्याल थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट सुन लें तो मैं लिखने लगा। सेकंड डिस्क्लोजर लीज का हेडिंग पहले बना लो सर, डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी। अब इसका राइट ऑफ यूज एसेट का एक डिस्क्लोजर बन गया, इसी तरह जो सेकंड इफेक्ट है लीज लायबिलिटी का, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। उस डिस्क्लोजर को कहते हैं, वर्ड्स लिख लीजिएगा फिर इन वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। मैच्योरिटी एनालिसिस, और एक डैश सॉर्ट ऑफ लगा के कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। मैच्योरिटी एनालिसिस लिखते हुए कई तरह के बोलना, जरा वर्ड्स याद हो रहे। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। मैच्योरिटी एनालिसिस का बेटा मीनिंग होता है, मैच्योरिटी का मीनिंग होता है, लिखिए हेडिंग अपना, अगर आप कोई लोन लें तो मैच्योरिटी मेरा ख्याल होता है रीपेमेंट डेट को कहते हैं। मैच्योरिटी एनालिसिस का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा रीपेमेंट डेट्स सॉर्ट ऑफ बतानी है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो लीज पेमेंट्स हैं, और अनडिस्काउंटेड से मुराद है, डिस्काउंटेड क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू लेके नहीं, अनडिस्काउंटेड विदाउट प्रेजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो आपने पेमेंट्स करनी है विदाउट प्रेजेंट वैल्यू, उसका आपने एक पेमेंट डेट का सॉर्ट ऑफ स्केड्यूल बना। इन पूरे वर्ड्स का मीनिंग मैच्योरिटी एनालिसिस मीन सॉर्ट ऑफ पेमेंट डेट्स को कैसे लिखा हो तो मैं बताता हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो आपने लीज पेमेंट्स करनी है विदाउट एनी डिस्काउंट, मींस फॉर एग्जांपल हमने स्केड्यूल देखा था, ये जो फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल बना हुआ है, उसमें जो अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स नजर आ रही है आपको, ये रेंटल की बात हो रही है सभी, किसी प्रेजेंट वैल्यू की नहीं, इंटरेस्ट की नहीं बात हो रही। जो 5.8 मिलियन के रेंटल्स है और एंड में 2 मिलियन है, उसी को बस डिस्क्लोज करना, ठीक है। तो सिंपली पर जो रेंटल वाला कॉलम आ रहा है उसी को एक टेबल फॉर्म में लिखना, ठीक हो गया। कैसे लिखना है इसको जरा मेरे साथ 1 मिनट पहले अपने समझना, ठीक है। कोई भी डिस्क्लोजर है तो वो किसी ईयर एंड पे आप बना रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड्स पे बना रहे होंगे, तो जरा रिक्वायरमेंट देखें हमारा ईयर एंड क्या है सर, ये तो बता दें यार। यकीनन कंपैरेटिव बनना, लेकिन इस मैच्योरिटी एनालिसिस का डिस्क्लोजर आप कॉलम वाइज साइज नहीं बना सकेंगे आमने सामने, तो फिर मैं 12 का पहले बनाऊंगा, और अगर इंशाल्लाह आप समझ लेंगे तो फिर 11 का बाद में खुद बनाएंगे, ठीक है। जो राइट ऑफ यूज का था वो आमने सामने बन सकता था क्योंकि एक ही एसेट है, इसमें अगर कॉलम बन जाएंगे तो शायद आमने सामने बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे बना लेंगे। तो पहले कौन सा ईयर, करंट ईयर, और देन कंपैरेटिव। अब मैंने ये जो डेट सामने रखी है इसका मतलब ये होता है कि आपने अब 30 जून 12 से ऑनवर्ड सोचना। जो रेंटल्स पे हो गए उनका डिस्क्लोजर नहीं देना, जो 30 जून 12 के बाद रेंटल्स रह गए हैं उनका एक डिस्क्लोजर देना। तो दोबारा फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल देखें, ऑनवर्ड्स वर्ड याद रखना है, किस डेट से ऑनवर्ड्स, किस डेट में आप खड़े हैं वहां से बस आगे सोचना। तो जरा फाइनेंस चार्ज टेबल देखें, क्या 5.8 मिलियन का पहला रेंटल पे हो चुका होगा, क्या दूसरा भी हो गया होगा,
तो बस फिर अब कितने रेंटल रह गए? दो 5.8 मिलियन का और एक 2 मिलियन की अमाउंट रह गई। तो किन को कंसिडर अब हमने नहीं करना? जो इस डेट से पहले है, जो इस डेट से पहले। और देन क्या करना? बोर्ड पे देखना। देन कुछ वर्ड आने लेस देन 1 ईयर, मतलब जो स्टैंडर्ड के वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, लेस देन 1 ईयर, उसके बाद फिर 1 to 2 years। जी बेटा, सर अगर डेट पे हो गई होगी तो ईयर एंड आ गया। 30 जून 12 लिखने का मीनिंग क्या है? ये रात हो गई, इस दिन जो हुआ वो कंसिडर हो चुका। ये बस 12 बज गए, लेकिन कौन से दोपहर की रात को? नहीं, ये जब हम क्लोजिंग ओपनिंग बनाना शुरू कर देते हैं तो ईयर एंड का मीनिंग क्या है? 30 जून 2012 भी एंड हो गया, आखिरी दिन भी एंड हो गया। और अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया तो उसका मीनिंग क्या है? अगले लम्हे का बस 12 बजे 1 सेकंड हो रहा है, हो गया। इसलिए तो क्लोजिंग एज इट इज ओपनिंग नहीं बनता, उसमें कोई फर्दर मूवमेंट नहीं, वही क्लोजिंग एज इट इज ओपनिंग। तो ईयर एंड आ गया का मतलब 30 जून 12 पे भी अगर कोई पेमेंट हुई होगी तो वो कंसिडर हो गई। तो आखिरी लम्हे ऑफ द ईयर एंड, ठीक। तो ऑनवर्ड्स में आएगा 1 जुलाई 13, सॉरी 1 जुलाई 12 जरा देखो, 1 जुलाई 12 पर पेमेंट होनी है, वो ऑनवर्ड्स में आएगी। लेकिन 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 10 ये डेट्स गुजर गए, ठीक है। तो दोबारा जरा जो मैंने वर्ड सुना है, सॉरी आपके सामने लिखे हैं, इनका मीनिंग समझे जरा। अब हम 12 के एंड पे हैं, तो लेस देन 1 ईयर में कौन सा ईयर फॉल करेगा? 13। 1 to 2 ईयर्स में, मतलब उससे आगे भी चलते रहना आपको। एक बार अगर शायद जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर और अगले वर्ड्स पे क्या होना चाहिए जरा देख के बता सकते हैं? ये सेकंड लाइन 2 to 3 ईयर्स, एक और वैसे बोल रहे हैं 2 to 3 ईयर्स, फिर 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, और उसके बाद फिर लेटर देन 5 ईयर होता है। मींस अगर उससे लंबा भी एग्रीमेंट हो, मेरे को लिख लेते हैं बनाने के लिए इसका राइट साइड पे स्पेस रखना। डेफिनेटली क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन एक दफा कॉम्प्रिहेंसिवली लिख लेते हैं, जहां जब जरूरत पड़ेगी यूज करने। लेस देन 1 ईयर पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से ईयर इसमें फॉल कर रहे हैं? ईयर एंड पे खड़े हैं, तो 12 का एंड हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर मींस 13, लेस देन 1 ईयर 14, 1 to 2 ईयर्स, और 2 to 3 ईयर्स में 15, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ठीक है, 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, और अगर एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल 5-6 साल, 5 साल से भी आगे जाना है, तो देन उसके बाद फिर फाइनली एक भी बस वर्ड आ जाएगा, मोर देन 5 ईयर्स। एज अ फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिख तो सारा दिया है, लेकिन अगर ये सारे रेलिवेंट पीरियड्स आपके क्वेश्चन में एप्लीकेबल ना हो तो इन सब को एज अ हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब मीन्स उसे बस आप कौन सी हेडिंग्स बस लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन में रेलिवेंट। तो मैंने सारी क्यों लिखनी है? ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कभी आए तो हम यहाँ तक पहुंच सकें। मोर देन 5 ईयर्स में कौन सी ईयर्स आ रहे हैं? 5 के बाद जितने भी होंगे, जितने भी होंगे वो सारे इकट्ठे करके उसकी अमाउंट आएगी। ये कोई इश्यू तो नहीं बना सर? अब आए फिगर्स लिखवा दो। अनडिस्काउंटेड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू लिए बगैर। डिस्काउंटेड से मुराद होती है प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट करना। तो विदाउट डिस्काउंट मींस ग्रॉस अमाउंट से नहीं। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल में जो रेंटल की अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट होता है, तो आपने एज इट इज लेना विदाउट एनी प्रेजेंट वैल्यू, मींस इंटरेस्ट निकाल के नहीं, टोटल अमाउंट शेयर होल्डर्स को बताना। सिंपली अनडिस्काउंटेड मींस रेंटल की अमाउंट बताना। अगर इससे कोई कंफ्यूजन हो रही है मैं कल एक दफा लिखूं। प्रिंसिपल नहीं बताना, इंटरेस्ट नहीं बताना, सिर्फ क्या बताना? रेंटल बताना। और रेंटल मींस विदाउट एनी डिस्काउंटिंग। रेंटल की अमाउंट को हमने डिस्काउंट किया, किया था वैसे। तो प्रेजेंट वैल्यू लेने का मतलब डिस्काउंट होता है। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं तो उसका मतलब डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं ले रहे तो ये अनडिस्काउंटेड अमाउंट। तो सिंपली रेंटल की बात हो रही है और लिखने मतलब
अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स मींस ग्रॉस अमाउंट कह रहे हैं, रेंटल अमाउंट। तीन नहीं बता, चलो ठीक है। जी सर, मुझे आपने जरा डेट बतानी है कि मैंने किस डेट वाला 5.8 मिलियन यहाँ लेस देन 1 ईयर के सामने लिखा। 1 जुलाई 2012। फिर आगे क्या करो, अब यहाँ जरा वर्ष जरा देखें। 1 जुलाई 13 पे भी 5.8 मिलियन है, और जो 2 मिलियन है उसकी डेट क्या है? ये दोनों अमाउंट्स मेरा ख्याल है एक ही साल में है, बस शुरू और एंड का मसला है। ये 2 मिलियन नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में नहीं है। 13 की अमाउंट 5.8 मिलियन ये आ गई है, 13 वाली है, 13 के एडवांस में है, और 14 वाली एक अमाउंट 5.8 मिलियन वाली स्टार्ट में है, और 30 जून 14 ही के एंड पे शायद एंड में भी है। तो ये दोनों अमाउंट्स इकट्ठी होके आएंगे। मैं इससे 5.8 मिलियन 5.8 मिलियन और ये 5.8 मिलियन प्लस 2 मिलियन इकट्ठा करके क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों अमाउंट सेम ईयर में इकट्ठी हो रही। यार अच्छा पहला अलग अलग हो रहा था, 2 मिलियन आगे लिख लेते। तो ये वाली कोई साइंस नहीं कि हर अमाउंट अलग अलग आनी है, रिस्पेक्टिव ईयर्स में आनी। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती तो हम 12 प्लस करके लिख रहे होते, क्वार्टरली होती तो ये एक एक साल रिफ्लेक्ट हो रहा है। 13 की अमाउंट्स एक ही बनती है, इसकी एक आ रही है, लेकिन 14 में बिगिनिंग और एंड वाली अमाउंट्स दोनों इकट्ठी हो रही है, तो इसलिए 7.8 मिलियन इकट्ठा आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, उससे अगले सालों में हमारे इस डाटा में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसने लिखा जाना है। तो फाइनली व्हाट इज द टोटल ऑफ लीज पेमेंट्स, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, एक सम कीजिएगा। नहीं बेटा, इसमें डेट्स लिखने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जैसा मैंने कल बात की थी, ये तो लीज एग्रीमेंट्स हमारे तो क्वेश्चन में एक है, तो बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, हर एक की डेट डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ डेट्स नहीं लिखनी, बस इन सालों की अमाउंट्स इकट्ठी करके बता देनी। अगर फॉर एग्जांपल 5-6 लीजेस भी होते हैं तो मैं सारी लीजेस को इकट्ठा करके अगले साल उससे अगले साल की फिगर्स लिखनी है। हाँ, मतलब शेयर होल्डर्स को हर लीज की इंफॉर्मेशन देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, सब लीजेस की इंफॉर्मेशन अगले साल उससे अगले साल बस इकट्ठी करके देते, और डेट्स नहीं लिखनी, लेकिन डेट्स का हमें पता होना चाहिए कि हमने टेबल से देख के कैसे बनाना। समझ आ गया सबको? 14 में इकट्ठी क्यों कर दी मैंने, बिगिनिंग और एंड की बात। तो टोटल बताइए 13 बनता है, 13.6 मिलियन, और इसका भी फिर एक नाम लिखना साथ, वही जो ऊपर लिखा हुआ शायद, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। हमारे को कंफ्यूजन अगर है कर लीजिए, मसला तो नहीं। फिर एक एफर्ट कर रहे हैं जरा, 30th जून 11 का खुद से ट्राई करेंगे। दोबारा हेडिंग लिखना है, मेजॉरिटी एनालिसिस देखो, वर्ड्स खुद से लिखते जरा याद करना, खुद से। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गया? और द ईयर एंडेड 30th जून 11 की बना रहे हैं, कंपैरेटिव रिक्वायर्ड। और बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट्स नहीं लिखनी, ऑनवर्ड्स लिखनी है। जिस डेट पे डिस्क्लोजर बन रहा है ऑनवर्ड्स जाना है, ना करें इस तरह, प्लीज साथ साथ चला करें। 30th जून 11 आ गया हुआ तो ऑनवर्ड डेट पहली कौन सी आएगी? 1 जुलाई 11। तो सारे रेंटल्स नहीं लिखने, जो रह गए हैं रिमेनिंग वो लाइबिलिटी के तौर पर बताने के लिए रेंटल्स देने, जो दे दिए हैं उनका डिस्क्लोजर नहीं है, जो देने हैं बस उनकी बात हो रही है।
लेस देन 1 ईयर में कौन सा साल आएगा? यानी 1 जुलाई 11 से 30 जून 12 तक। अब 1 जुलाई 11 लिखा हुआ, ये भी 12 है। 1 जुलाई 11 जो है क्या ये 12 वाला ईयर है? 12 का स्टार्ट है ना, तो 12 ईयर एंड स्टार्ट हुआ, तो लेस देन 1 ईयर रेंटल आ गया 12 वाला 1 to 2 years। मेरा ख्याल से आएगा 12 और 13 अब 2 to 3 years में फिर कंबाइन हो गया है। तो ईयर्स का डिसीजन लेना कैसे? इस ईयर एंड पे आप हैं, वहां से बस ऑनवर्ड्स ईयर्स देखने, ठीक है। तो अब हम 11 में तो 12, 13 और 14 की बात हो रही है, और मेरा ख्याल है बाकी ईयर्स रेलिवेंट नहीं है, उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा ये छोटी छोटी चीजें करनी सही क्लियर कर तरीका, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो करनी बताएगा साथ में। डन है सर? टोटल के बारे 19.4 मिलियन। ये ऑनलाइन स्टोर्स कर रहे हैं बेटा? बेटा इसको बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने बड़ा सोच समझ के बात की, इसको बना भी नहीं सकेंगे। बस नहीं, ऊपर 1 to 2 years में लिखा होगा, अगर आप पलाइडी बनाना शुरू करें ना, बनाते हुए इशू आएगा आपको, जरा सोचना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर इसके साथ ही 11 होगा तो फिर यही लेस देन 1 ईयर में फिर ये सब लिखा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली जरा टफ हो जाएगा। वैसे गलती की बजाय अगर 1 मिनट भी 1 मिनट मैक्सिमम लगना मेरा, वो अलग बन जाएगा तो जरा। असल में हो ये रहा है कि पहले 12 के एंगल से सोच रहे ऑनवर्ड, 11 के एंगल से इकट्ठा सोचना शायद एक ही कॉलम डिफिकल्ट होता है, वरना गलत तो नहीं है, अगर जगह बन सकता। जी सर क्या मतलब 12 और 11? नहीं सर, फर्स्ट सोसाइटी का नियम खड़े होकर देख रहे हैं, हम ईयर एंड पे खड़े होकर देख रहे हैं, हम ईयर एंड पे खड़े होकर ऑनवर्ड्स देख रहे हैं। पहले देखना है किस ईयर एंड पे, और फिर उससे अगले आगे जाना। एक और करना था 30 जून 13 देखने का जल्दी हो। लेट्स अज्यूम 30 जून 13 के एंड पे हमें डिस्क्लोजर बनाना होता, जुबानी बनाया था, सिर्फ लेस देन 1 ईयर डेट होती है, और 14 वाले जो अमाउंट है वो एक ही 7.8 मिलियन निकलती है। बस ईयर एंड पे खड़े हैं, डिस्क्लोजर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ईयर एंड में बना रहे हैं, तो जिस भी ईयर एंड पे आप खड़े होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, वहां से ऑनवर्ड ईयर देखने हैं, तो डेफिनेटली अगली भी डेट है तो ऑनवर्ड है, अगला साल की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट, तो जिस ईयर एंड पे है वहां से ऑनवर्ड्स, हमें ऑनवर्ड्स बार बार करना, आगे जाना। जो पेमेंट्स हो गई हैं वो खत्म हो गया, लाइबिलिटी किन की रहेगी, जो फ्यूचर में पेमेंट्स कर, तो फ्यूचर की जो अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स हैं उनका डिस्क्लोजर। जी जी नहीं, एक साथ अभी आने लगे हैं, मैं वही कह रहा, मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करके लेस देन 1 ईयर में लिख रहे हैं, क्वार्टरली होते हैं 4 अभी करने लगे। अभी तक तो जो क्वेश्चन थे इसमें सिर्फ एनुअल आ रहे हैं ना बार बार, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी, सेमी एनुअली भी, तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, लेकिन कैसे होगा वही पर। ये बेटा मैं लास्ट में एक और चीज दिखाई थी डिस्क्लोजर में, देखें छोटी सी। सभी क्या लिखा है सर? नरेटिव पैराग्राफ का मीनिंग ये है, जरा पेज नंबर 3 निकालेंगे नोट्स का, तो पिछले पेज पे करा, लास्ट में हेडिंग है डिस्क्लोज की, वैसे तो मैंने आपको कुछ 2-3 लिखवा दी हैं, लेकिन एक नजर चले यहाँ से भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन लिखा स्केड्यूल, एंड ऑफ द पेज, बाकी वो सेकंड में रिवैल्यूएशन वाला है, तो रिवैल्यूएशन की जब जरूरत पड़ेगी पढ़ लेंगे। थर्ड, लेसी शैल डिस्क्लोज द मैच्योरिटी एनालिसिस, और फिर नंबर 4 जो बुलेट लगी हुई
नैरेटिव पैराग्राफ, नैरेटिव का मतलब ये है कि इंग्लिश में पैराग्राफ लिखता है शेयर होल्डर्स को लीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी, क्या क्या देना होता है एक लिस्ट ही पढ़ना, बाकी फिर मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। नेचर ऑफ द लेसीज लीजिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि लेसी ने कौन सा एसेट किससे लीज करवाया है, तो क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह उसमें से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जरा अगले पेज पे देख के वापस आ जाते हैं जल्दी से। लेसी ने कौन सा एसेट लीज करवाया, एक मेरा ख्याल मशीन और फ्रॉम अ बैंक लीज करवाई, तो एक सेंटेंस हम बना देंगे मेरिगल टेक्सटाइल लिमिटेड या कंपनी हैज लीज्ड अ मशीन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, तो पहला डिस्क्लोजर पूरा हो जाएगा। दूसरा पढ़ा, अगर कोई परचेज ऑप्शन है तो उसका जिक्र कर देंगे, और गारंटी रेजुअल वाली जब आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा ये क्या होती है। इंटरेस्ट रेट बताना है कि लीज में इंटरेस्ट रेट कितना है, इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट कितनी है, एरियर्स में है एडवांस में है, और लास्ट सेंटेंस रहा है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लेसर इन द लीज एग्रीमेंट, इसके साथ जरा ब्रैकेट में कुछ चीजें एक्सप्लेन कीजिएगा, लेकिन पहले ये वर्ड जरा ट्रांसलेट करना जरा, किसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। देखो बेटा लेसर है कौन, इसने एसेट दे दिया है और उसने इंस्टॉलमेंट्स लेनी, तो लेसर बन के अगर आप एक सेकंड के लिए सोचेंगे तो आपका एक रिस्क है कि एसेट तो मैं शुरू में दे रहा हूँ लेकिन पैसे मिल सके या ना मिल सके, एक लेसर रिस्क ले रहा है फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे, तो अपने पैसों को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी भी ले सकता है, लेकिन समटाइम वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है लेसी की एक्टिविटीज पे। मसलन फॉर एग्जांपल लेसर एग्रीमेंट में लिखवा सकता है कि जब तक मेरी लीज की इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं आप करेंगे आपने किसी और से कोई एसेट लीज पे नहीं लेना, किसी बैंक से कोई लोन नहीं लेना, ठीक है, तो ये क्या चीज है, रिस्ट्रिक्शन है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना, ठीक है, क्यों, ताकि मेरे पैसे सिक्योर है, ठीक है, तो अगर आपको बताया क्वेश्चन में कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लेसर ने लगाई हुई है तो लेसी से फिर रिक्वायर्ड है, लेसी से रिक्वायर्ड है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बताए कि ये रिस्ट्रिक्शंस हम पे इस लीज एग्रीमेंट की वजह से इम्पोज है। समझ आई मेरी बात में, ये दो तीन एग्जांपल्स देखना बैठता हूँ। डेफिनेटली हम ये कब डिस्क्लोज कर सकेंगे, अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन होगी, और अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो बस हम एंड में एक सेंटेंस लिख देंगे देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लेसी। लेकिन ये एग्जांपल्स जो मैंने दो तीन बताई हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बताई हैं, फ्यूचर लीज, फ्यूचर लोन, डिविडेंड पेमेंट्स, जी लेकिन वो तो होते हैं ना बड़े लोन के अगेंस्ट होते हैं नॉर्मली, ये जो लीज के अगेंस्ट है इसके थोड़े से लीज जैसे इट सेल्फ सिक्योरिटी होता है वैसे, लेकिन अपने आप को और सिक्योर करने के लिए लीज एसेट इट सेल्फ सिक्योरिटी होता है, ये मैंने क्या कहा, ये होता किसके नाम है, तो बैंक जब चाहे आप पैसे नहीं देंगे वो ले जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपने आप वो असल में उसने इसलिए एसेट तो नहीं लिया कि अपने एसेट ही लोगों से वापस लेना शुरू कर दे, उसकी ख्वाहिश हुई होगी मेरे पैसे मिले मेरे, तो उन पैसों को सिक्योर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन लग सकती है सब, लेकिन ऑब्वियसली हमें इंफॉर्मेशन होगी तो हम लिख सकेंगे, ठीक हो गया, समझ आ रही है। बाकी डेफिनेटली अगर आप किससे लोन लें लीज करवाएं तो फिर चॉइसेस आपकी नहीं है, चॉइसेस मींस इन अ सेंस कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसमें फिर अपर हैंड किसका होगा, पैसे देने वाले का, बोरोअर का, बोरोअर के पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं लेंडर के पास, बोरोअर मजबूर होकर जाता है, तो फिर किसकी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जो एसेट दे रहा है या पैसे दे रहा है, ठीक है। आए जरा इसको इंग्लिश आप कैसे लिखना है, अपने को सामने क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा रखो। सबसे पहला एक सेंटेंस क्या बन जाएगा, अच्छा इसकी कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, और जहां ये डिस्प्ले एंड हुआ है इसके नीचे जल्दी से अंग्रेजी हुआ, कहाँ से देख के लिख रहे हैं आप, क्वेश्चन से, तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, पहली बात द कंपनी हैज, द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ मशीन, द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम बैंक, अब अगर कोई बैंक का या लेसर का नाम हो वो भी लिख देंगे, कभी वहां से देख के लिखना, जरा बोर्ड से देख के लिखना शुरू कर दिया, कहाँ की स्पेलिंग, फिर कंपनी का सी, फिर उसके बाद ढूंढा वो कहाँ है, हम होने कुछ तो कोशिश करें। देन उसके बाद जो हमने डिस्कस पढ़ी इसका कोई सीक्वेंस है सच जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली फॉलो किया जाए, हाँ वो रिस्ट्रिक्शन वाला एंड में होना चाहिए,
बाकी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं। मसला इंस्टॉलमेंट्स पहले देखते हैं रेट, तो चंद एक वैसे ही जरा ज़बानी बोल के देखें, याद है अभी जो पढ़ के आए हैं। इंटरेस्ट रेट है, इंस्टॉलमेंट्स का जिक्र करना है, और परचेज ऑप्शन लिखते हैं कुछ। इंटरेस्ट इन द लीजेस, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीजेस। नहीं बताइए, बस एक पैराग्राफ चल रहा है, पॉइंट्स में जरूरी नहीं, बस एक सेंटेंसेस के बाद सेंटेंस चल रहा है। The interest rate implicit in the leases. कितना तो 15.72587.9%. There are 4 annual installments of rupees 5.8 million payable in advance. सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कोई भी आपकी अपनी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है किसी तरह बनाना। सेंस सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पर्सन। देन एक परचेज ऑप्शन है, द लेसी हैज एन ऑप्शन, द कंपनी हैज एन ऑप्शन। परचेज एसेट for rupees 2 million at the end of the lease term. अब ये सब कुछ गिवन तो है, हम क्यों लिख रहे हैं? नहीं मतलब सब कुछ लिखा तो हम फिर लेके लिखना शुरू हो गए। ये बताइए, एज एन एग्रीमेंट आप अकाउंटेंट्स के सामने तो होगा, लेकिन आप किसको बता रहे हैं? शेयर होल्डर्स के सामने एग्रीमेंट तो नहीं ना हो, उनको एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लीज देंगे। और फाइनली सर रिस्ट्रिक्शंस का है कुछ, तो अगर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो सिंपली लास्ट सेंटेंस लिखने दे रहा, सिंपली सर देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस। नहीं बस ठीक है, और बाय लेसर इन द लीज एग्रीमेंट पूरा करना पूरा करना। There are no financial restrictions by lesser channel. तो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस अगर कोई होंगी क्वेश्चन में तो लिख देंगे, वरना फिर लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस। तो कंफ्यूजन नहीं, हम करेंगे नहीं, हम पूरा लिखा करेंगे, हम राउंडिंग ऑफ की अभी बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी सब कुछ करेंगे। हमारी क्लास राउंडिंग आपकी नजर ना हो जाए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हिस्टोरिकल अपने एकेडमी की बेस पे कह रहा हूँ कि हम ऐसे ही फंसे रहते हैं राउंड, लेकिन इंशाल्लाह भी करते हैं, टेंशन नहीं। सबसे पहला काम नेक्स्ट करें, चलो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी सी रिक्वायरमेंट अब होमवर्क बन सकती है सर, बन सकती है सर, लेकिन पढ़ के बताएं सिर्फ शायद उसने क्या मांगा है। नहीं नहीं मतलब उसने कुछ पीछे भी लिखा, डिस्क्लोजर ऑफ लीज। चले ठीक है, जो भी आपको समझ आया पूरा बनाइएगा, फिर बाद में एक्सप्लेन करो। ये होमवर्क रखें जी, ठीक है तीनों बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 5A पे पहले चले ना, कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी कुछ? नहीं बेटा कंपैरेटिव नहीं मांगा, बस 2004 मांगा हुआ। कंपैरेटिव कहे तो बनेगा, अदरवाइज सिंपल बस 4 बना। इट मींस आप 4 से ऑनवर्ड सोचेंगे, 31 दिसंबर 4 से ऑनवर्ड जो रह गए उसका डिसीजन लेना। 5 से पहले 5A की तरफ आइएगा। लेट्स स्टार्ट सर। Numan Engineering Limited, Numan Engineering entered into a lease arrangement for which following information is available. Fair value of the assets is 20 million. Date of agreement is 5 July 2009. These payments are 2.5 million. Underline next. Semi-annual in arrears. Semi-annual means 6 monthly. Arrears means end of the period.
बी और सी को लिंक करके मुझे बताएं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट क्या बनेगी? जाने दो यार, खुद आ गया नाम। 31st December 9 आना है, 11 भी आना है। Then you got 31st December 10 मेजर महीना हो गया। अच्छा, अगर ये लिखा होता 2.5 मिलियन सेमी एनुअली इन एडवांस, 1 जुलाई 9, 1 जनवरी 10, बस वही आंके 1 जुलाई 9, 1 जनवरी 10, फिर 1 जुलाई 10 एंड सो ऑन। लेकिन एरियर्स है इसलिए 31 दिसंबर 9, 30 जून 10 एंड सो ऑन। अगली बात, useful life is interest rate is 13.731% per annum। इंटरेस्ट रेट शायद पर एनम ही होते हैं unless there is information, मींस उसे शायद अगर ये ना भी लिखा होता तो ये पर एनम रेट ही होते हैं। वो फिर अलग बात है कि सेमी एनुअल कैसे करेंगे, मैं वो बात करता हूँ। देन शायद मेरा लास्ट में आ गया लीज टर्म। तो लीज टर्म अगर 6 इयर्स है और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है तो ये 12 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे। सेमी एनुअल 6 इयर्स लीज टर्म। रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज करेंगे पहले और फिर एक्सट्रैक्ट सम नोट्स रिक्वायर्ड। ये वो अभी बात करते हैं फिर सारी जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट होने सॉल्व करें। सब कुछ वही है जो अभी डिस्कस हुआ है पहले, लेकिन मैंने अब आपको बस एक्स्ट्रा चीज क्या बतानी है कि अगर ये इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल हो जाए तो देन फिर इसकी वर्किंग कैसे होनी चाहिए। सर दोबारा सोचें ये क्या सवाल है। लीज टर्म और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में हो जाएगा तो हो गया, 6 और 12 कुछ भी नहीं करेंगे, अभी वर्क नहीं करेंगे, यही तो हो गया और क्या होगा। अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो जितने साल होंगे उतनी इंस्टॉलमेंट्स होंगे, और अगर सेमी एनुअल होगी तो 12 इंस्टॉलमेंट्स अभी करने लगे तो करेंगे, टेंशन नहीं है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, यूजफुल लाइफ को कहना चाह रहे हैं, या आपको सवाल पे देख क्या करना खतरनाक है। ये सर हेडिंग कंसंट्रेट की रही सर, गेम खत्म हो रही है बस। जनरल एंट्रीज, हाँ जी, नमान इंजीनियरिंग सर। नमान इंजीनियरिंग जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड June 30 एंड बनेगी एंड 2000 फर्स्ट डेट 1 जुलाई 9। क्या होना इस दिन? राइट ऑफ यूज डेबिट, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का कोई नाम नहीं है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कहीं एक मिनट आप रुक जाए, नई चीज आ रही एंट्री लिख लो, अब बैठा देखना कहीं और लिखना रुकना, लिखना सॉरी रोकना और खाली बहुत सारा फोटो देख। मुझे सबसे पहले
नेटा में से ढूंढ के लीज पेमेंट्स की वर्किंग करवा दो। कोई डाउन पेमेंट होती नहीं है नहीं, तो 2.5 मिलियन multiplied by how many rentals? Any purchase option? नहीं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करें। 30 million is a total amount of लीज पेमेंट्स, ना कुछ डाउन पेमेंट के तौर पे बताया और ना ही कुछ परचेज ऑप्शन एंड में कुछ बताया, सिर्फ रेंटल्स की इंफॉर्मेशन। क्लियर? अगली बात सुनो, फिर क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्या इकट्ठा 30 मिलियन इंस्टॉलमेंट्स में है, अलग अलग है, आराम आराम से। लेकिन क्या जो फर्स्ट रेंटल है उसमें भी इंटरेस्ट है, अभी 6 महीने बाद एडवांस में होता तो पहले अलग हो जाना। तो कंसंट्रेट के लिए मैं हर एंगल से बात करूंगा। फिलहाल एरियाज में रेंटल तो पहला भी 6 मंथ की है, 6 मंथ के एंड में उसमें भी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट मीन सारे रेंटल्स में इंटरेस्ट होने के लिए प्रेजेंट वैल्यू सबकी लेनी पड़नी है, लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, सॉरी एक से ज्यादा है, इक्वल है। गैप अक्सर में 6 मंथली है, तो जरूरी नहीं एनुअल हो, जो भी गैप है सब में सेम कांस्टेंट गैप। तो कौन सा फॉर्मूला ध्यान में आ गया? तो 2.5 मिलियन का एक रेंटल हो गया। अब यहां आपने कंसिडरेट करना जरा, फॉर्मूला वही है 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पे पहला चेंज सुने, इंटरेस्ट रेट बताए पर एनम ढूंढे अपने पास डेटा में देते। तो पहली चेंज ये है कि अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है तो फिर आपने अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट को भी 6 मंथली में कन्वर्ट करना। अगर इंस्टॉलमेंट्स मंथली होती हैं तो फिर रेट भी मंथली होगा, क्वार्टरली होती हैं, और अगर एनुअल है तो फिर जरूरत नहीं। तो अब एनुअल रेट को सेमी एनुअल में सिंपली कैसे कन्वर्ट करें? डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 10 सॉरी 2 कर लें या 6 बाय 12 कर लें, हाफ हो जाएगा। बताएं कितना बनता है? लेकिन जब मैं इसे लिखूंगा कंसंट्रेट करें, गौर से देखें, तो अब ये 6 पॉइंट समथिंग है, तो जब मैं इसे लिखूंगा तो ये 0.06865 समझ आ रहा है प्लीज? 13.71 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, या मल्टीप्लाई 6 बाय 12 कर लें, जिसका भी करना है। और देन फिर उसको लिखते हुए डिवाइड परसेंटेज है उससे 0.06 हो गया, 0.6 हो गया, तो 60% होगा ना, तो 0.0685 डन। और माइनस बता दें, अब -6 ईयर्स नहीं होंगे यहाँ, माइनस इंस्टॉलमेंट्स होती है, एन्युटी के फॉर्मूले में वो इंस्टॉलमेंट्स आनी है जिनमें इंटरेस्ट है, तो माइनस में क्या करूँ? -12 समझ आ गया सबको? फर्स्ट के इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं सेमी एनुअल इन एडवांस होती हैं, ना 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 राम राम से 2.5 मिलियन पहले वाला में लगा लिखता हूँ, फिर प्लस करके सारी वर्किंग 2.5 मिलियन की ऐसे ही करता है, सवाए -11 करता है। ठीक है, सबको क्लियर है? अब लिखें, जो डालने सोर्स क्लियर हो गया? जी वर्किंग क्लियर हो गई सबको? तो असल चैलेंज और पाना,
अमाउंट क्या है? नहीं 20 मिलियन नहीं है, 165 रुपए का बना गया। तो जो आ रहा है कैंडी को बता 199999835 19। तो मैं भी कोई राउंड अप करने फिर उसको टेंशन होनी थी, मैंने नहीं किया था तब टेंशन। कोई राउंड अप से तो फिगर आ रही वही लिखेंगे। आपके साथ रह रह के मैंने अब फैसला किया कि मुझे ईमानदारी की तरफ वापस आना है, तो पहले वापस आ ये सब कुछ करना ही पड़ना सर, इतना टाइम नहीं एग्जाम में वेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर कर लें, बाकी को बातें मजबूरन करनी पड़नी एग्जाम में, अगर हम इस चक्कर में पड़ गए तो शायद एक ही फिगर लिख सकेंगे। ये फाइनली बात क्लियर है सर? फाइनल करें 199999835 छोड़ने बाकी बात। ये फर्स्ट डबल एंट्री होती किस पे? ट्रेजरी पे। ये बड़े डेफिनेटली कर सकते हैं राउंड ऑफ, और होना भी शायद चाहिए, लेकिन नहीं ये डेट आगे चल भागते चलेंगे, कोशिश करें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जी नेक्स्ट डेट बताने के बाद ठीक है, डेट्स बोले आपको पता है अभी एवरी रिमेंस है ये नहीं, अब क्या नहीं सेमी एनुअल है, मंथली तो यानी कि आप अकॉर्डिंगली आप एग्रीमेंट के मुताबिक बताएं नेक्स्ट डेट पे। नहीं मल्टीपल पेट्रोल कहाँ मिले थे? वो तो मैंने टोटल इंस्टॉलमेंट्स बनाए 6 साल थे, और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो हर साल में 2 होंगे, तो 12 टोटल इंस्टॉलमेंट्स होंगे। 31 दिसंबर 9 पे रुकने की बजाय ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो 30 नहीं है, तो यहाँ पे एक रेंटल पे होना 6 महीने बाद। इस रेंटल में इंटरेस्ट तो नहीं होगा? कितना कैसे में चलेगा? जल्दी स्पेस सफा पूरा छोड़ने इसके लिए एक 2 एंट्री उसके बाद भी हमें 3 होनी है इसको मिला के, बल्कि नेक्स्ट ईयर भी शायद है, नेक्स्ट ईयर से ज्यादा है। 13 की एंट्रीज आपने घर से करनी थी, घर ही रह रही। टेबल 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 बाजू को चांस दे सर। फाइनेंस चार्ज एजुकेशन टेबल, डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, फर्स्ट जुलाई 9 एग्रीमेंट डेट, स्टार्टिंग पॉइंट 199999835। मुझे बस नेक्स्ट रेट बता दो, बाकी मुझे आइडिया रहेगा कब तक ये रेट मुझे 31 दिसंबर 9। एक मिनट बस एक आखिरी और काम करवाना। 31 दिसंबर 9 कैलकुलेटर्स पकड़े, बताएं इंटरेस्ट कैसे वर्कआउट करेंगे। 1,999,835 को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मंथली अब इंटरेस्ट इस बैलेंस पे आएगा या पूरे साल का आएगा? तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 6 मंथ रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा। अब सेमी एनुअल इंटरेस्ट आने हैं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो 6.66 समथिंग जो रेट आता है उसको एज इट इज यूज करना है, या अगर पूरा यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई 6/12 या डिवाइड बाय 2 जैसे भी।
ये मेरी क्लियर कर दें कि समझ आती बात कब 6 मंथ्स का ना, उसकी वजह क्या या 1 जुलाई पे बैलेंस था और 31 दिसंबर पे इसने चेंज हो जाना, तो दिस बैलेंस रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर जस्ट 6 मंथ्स। तो 6 मंथली इंटरेस्ट आना, या तो वो 6 मंथली रेट एज इट इज यूज कर लें, वो जो 6 पॉइंट समथिंग निकाला था हमने, या फिर पूरा अगर लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 होगा। तो चॉइस इज योर्स, जैसे भी करना। 1373089 सबको क्लियर हो गया? प्लीज हो क्या रहा है? 6 months because the balance remained constant for 6 months। अगली डेट अब 6 महीने बाद आई है, तो पूरे साल का उसमें तो नहीं बैलेंस था, उस पर इंटरेस्ट आना, इससे चेंज होना है उस पर 6 मंथ्स का। ठीक है, बाकी करें कंप्लीट। ये बेटा मैं अभी ये भी बताता हूँ, अब डेफिनेटली ये जो टेबल है इसमें इंस्टॉलमेंट्स तो 12 है, तो क्या अब हमेशा हमें पूरा ही टेबल बनाना चाहिए? वो टाइम वेस्टिंग है। लेकिन मैं अब आपको ये बताऊंगा कि हमें क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की बेस पे कितना टेबल सफिशिएंट है। आप 2 पूरी कर लें, फिर बाकी मैं बात करता हूँ, जरा 2 तक आना। बता ना करना, मैं अभी बताने यकीन माने इसलिए आ जाए, एक मकसद ये भी था ना, बात तो करते हैं। नोट्स में तो बिल्कुल जरूरत नहीं, टेबल की भी जरूरत नहीं है, वो तो जुबानी बन जाना। नोट्स में तो रेंटल चाहिए, तो रेंटल तो हमें वैसे 25 लाख पता है, तो कोई नहीं, अभी फिगर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये प्रिंसिपल बेटा बताइए बताइए जरा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 112690 बैलेंस 1887292। कोई एक बस बता दे काइंडली, वो फिर जिसने बता दो, बस आप बता दो। 1295 क्या जानते हो यार, खुद आ गए। कोई नहीं, कोई मेरे साथ रह के थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक हो जाएगा। 120 और यार ठीक है यार, क्या दुनिया की इस तरह की बातें इग्नोर करनी सीखें। 1766 नहीं 1766 जी सर। देन मेरा यहाँ तक आ गया तकरीबन। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें कि हमें कितना टेबल बना लेना सफिशिएंट। नहीं, एक क्वेश्चन हमें पता कैसे चलेगा, मतलब वो प्रिंसिपल जरा डिसाइड करना। क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट में ईयर एंड जरा डिसाइड। डेफिनेटली एक तो एंट्रीज हमें करनी है 10 11 की, लेकिन बी रिक्वायरमेंट भी देखें, हमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। जब आप 10 के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे ना, तो आप 10 के एंड में सॉरी खड़े होंगे, 10 के एंड पे खड़े होंगे, तो 11 की फिगर्स ने एज अ करंट पोर्शन आना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर आप 10 के एंड पे होंगे तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के जो पैसे हैं वो करंट लायबिलिटीज में आना है। और इसे अगर आप 11 के एंड में भी बनाना है, हमने 11 के एंड में भी हमसे एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड है, तो उस समय पे 12 की जरूरत पड़ेगी। 12 में जो पैसे देने हैं वो करंट लायबिलिटीज में आना है। बाकी तो वो जो करंट लायबिलिटी के सामने बैलेंस के कॉलम में फिगर आ रही होती है, नॉन करंट का तो वहां से पता चल जाता है। सबको पता सर मैं क्या कर रहा हूँ? टेबल में करंट अगर डिसाइड हो जाए तो उसके सामने जो बैलेंस आ रहा होता है नॉन करंट, वहां से पता चल जाता है। तो यकीनन क्वेश्चन में 11 तक रिक्वायर्ड है, 11 के एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन 11 के एक्सट्रैक्ट्स के लिए हमें 12 का करंट चाहिए। तो आप 30 जून 12 तक वर्किंग इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत पड़नी है।
उससे आगे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाने की जरूरत नहीं है। और बेटा नोट्स में तो सिर्फ ये हमें रेंटल्स चाहिए, तो वो तो हम वैसे ही काउंट कर सकते हैं, 25 लाख है तो वो तो सेम ही है। तो 12 तक वर्किंग करनी पड़ेगी, करें हमें आगे 12 तक क्यों, 11 के एंड पे 12 की फिगर्स जो है उन्होंने करंट लायबिलिटी तो आगे कंप्लीट करा। अरे सर ये क्या हो गया? ये किसने कर लिया तो बताएंगे। 31 जनवरी प्रिंसिपल के साथ ही बता दें सीक्वेंस में। 31 दिसंबर 10 1286 95 ये लोग कह रहे हैं कभी बड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया तो और यार कहाँ पढ़ रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ यार, तो पढ़ा के लिए यार 960 आ रहा तो 960 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप तो नहीं है सवाल करें। ऊपर क्या दिक्कत आ रही, सॉरी मैंने जल्दी में बता दूं, नहीं सॉरी ऊपर क्या था 12042 नहीं सेकंड, ये तो फिगर मैंने बता दी, ये 24 क्या नहीं बट 4279 ये इंटरेस्ट क्या सही बता दी यार, 121304 ठीक है वो भाई ने भाई तो ये हो गया 1638168 ये प्रिंसिपल 1375315 डबल 1124 685 1500 637 जी 1469 1469738 1030 26 1353 66 33 1570 64 99 35 1196 5991
देख लीजिए फिगर्स अप्रोक्सीमेटली ठीक है। बस करें सर, नई दोस्ती होगी सर, मुबारक हो सर, बस करो यार, क्या करना है बस लगा। 1-8 ये कैंडी सेकंड 2009 के सामने बैलेंस क्या था? 999 चले सर जी इकट्ठे हैं यहाँ पे, फाइव एंट्रीज करें यार, ये किस चक्कर पड़ गया, ये तो जीरो ही नहीं हुआ। नहीं मतलब यार 6 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, 6 साल इंस्टॉलमेंट ये सबको बता दी यहाँ पे क्यों गए? अच्छा बेटा एक चीज छोटी सी पता है कटिंग आप एक सेकंड बोर्ड पे देख सकते हैं। अभी की ना अभी 6 इंस्टॉलमेंट्स और हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स का टोटल क्या होगा। नहीं नहीं ना करिए खुदा, मैंने क्या कहा, लेट मी रिपीट, ये रेंटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कॉलम्स का टोटल हमें पता है, रेंटल के कॉलम का टोटल लीज पेमेंट्स के बराबर, लास्ट फिगर में क्या डबल सिंगल वन है यार, ये नहीं है बस वो आपके पुरानी अल्लाह करे अदल दो ठीक है वन अल्लाह रहे। ये प्रिंसिपल का सम क्या है ये पता चल गया, 30 कैसे आना, 20 पेमेंट्स करनी है, सेकंड में प्रेजेंट वैल्यू के बराबर फिगर बननी है, 20 मिलियन, लेकिन 20 नहीं बनी हमारी, बनी 19 999 85, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ, एटलीस्ट हमें टोटल्स पता है और इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट बन नहीं बड़ा 1 समथिंग होगा 14004 165 हाँ 4 नहीं आएगा शायद 100000 165 मतलब इसी इंटरेस्ट का असल में एक ब्रेकअप हो रहा है ना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, फिर है जिस एंट्री पे टोटल 31 दिसंबर 9 के एंड पे हमें एक रेंटल की वर्किंग करनी थी और उसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेग्रीगेट होना था। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बट आ गई हुई है, एंट्री बता देंगे क्या होगी। इंटरेस्ट जैसे ही ड्यू हो रहा है पे भी हो रहा है, तो वो इशू नहीं कि अप्रूव करें। कैश कितना चला जाएगा 2.5 मिलियन, कैश क्रेडिट बाय 2.5 मिलियन और उसका ब्रेकअप क्या क्या बन जाएगा, is that debit by principal amount of rupees 911 और बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली का था 1370089। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर्स क्लियर है। तो टोटल 30 मिलियन देना है, जिसमें से कुछ प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू लेस करके अपना रिमेनिंग इंटरेस्ट आ सकता है। ये आगे चले, सेम अकाउंटिंग में अभी चल रहा है, अकाउंटिंग में नहीं हुआ अभी, 30 जून 10 की डेट आनी है। डेप्रिसिएशन से पहले एक डिसीजन मेरा ख्याल पहले आप वही लेना, एक और एंटर आएगा ये तो नहीं बनेगा, सेकंड एंटर भी इसी डेट पे पे हो रहा है, तो कोई पेबल वाली स्टोरी नहीं इसमें आ रही है। जैसे 6 मंथ्स गुजर रहे हैं साथ ही करंट अकाउंटिंग ईयर्स में पेमेंट डेट्स आ रही है, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग नेक्स्ट सॉरी जो रेंटल है उसकी डेट 30 जून 10 पे सेम एंट्री में रिपीट हो जाएगी, बस अमाउंट्स बदलेंगे दोनों टेबल में। Is liability debit, expense debit, and cash or bank credit. By rupees 2.5 million, and the lease liability by 120, 4280, 4279,
1295721। ये सब ओके बेटा प्लीज। तो इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट जैसे ही ड्यू हो रहा है पे हो रहा है, इसकी कोई पेपर वाली स्टोरी नहीं चल रही। बस करें सर जी, बस करें। अब देखिए 30 June 10 और एक आखिरी बात कल जो हुई थी, तो एक और एंगल से रिवाइज करें। रुके रुके। अब मेरा साल गुजर गया, ईयर आ गया, तो एसेट जो यूज हुआ है उसकी कोई डेप्रिसिएशन का भी डिसीजन लेना है। थर्ड पेज पे और मिडिल ऑफ द पेज पे कल एक स्टोरी पढ़ी थी, उसको रिवाइज करके वापस आए। हाँ, एक नजर आप पढ़ के जहन में सेट करें चीजें। If there is a change option or transfer of ownership, then useful life is the base for depreciation. If this is not the case, then shorter of the lease term and useful life. आए वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ओनरशिप ट्रांसफर की और परचेज ऑप्शन की। क्या करें फिर? एक नोट लिखा होगा, मतलब क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिखा होगा। अब डेफिनेटली ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन है, क्वेश्चन में बताया जाएगा तो पता चलेगा। अदरवाइज हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं है। कब पता चलेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन है? अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है तो देन फिर किस तरफ जाएं? यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें। सही बात है ना? शॉर्ट टर्म में क्यों जा रहे हैं? because there is no information of transfer of ownership and purchase option. तो 6 years या 8 years, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी होती तो यूजफुल लाइफ का बेस बनाना, फिर कोई हायर शॉर्ट टर्म नहीं देखता। ठीक है, तो आगे वाइंड अप करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, depreciation debit, accumulated depreciation credit। हाँ जी, तो 19,999,835 जिस अमाउंट से एसेट डेबिट हुआ डिवाइडेड बाय, सबको क्लियर है? 6 years। वाई शॉर्टर, ऑप्शन का जिक्र नहीं है तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम भी खामोश है। हम भी बिल्कुल खामोशी से वर्किंग कर रहे हैं। आंसर बताइए। 333 03 ठीक है, हो गया सर। ये बड़ा ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? ये नेक्स्ट ईयर एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है, उसको होमवर्क लिखें तो किया करें, थोड़ा सा काम खुद से करेंगे। 11 की 11 की एंट्रीज काइंडली 3 होनी है। दो रेंटल्स बेटा, और इस तरह डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगी, तो नेक्स्ट 2 रेंटल्स और डेप्रिसिएशन की काइंडली होमवर्क रखें। मेरे साथ अगर आप बी रिक्वायरमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाए भी टाइम में। बस बस सवाल तो बिल्कुल खत्म। नुमान इंजीनियर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। एज ऑन रिक्वायर्ड है 30th June 11 sorry 30th June 11 along with comparative means 10 11 and 10 राइट ऑफ यूज एसेट तो फाइनल करना है।
ये क्यूमुलेटिव वाला बता दीजिएगा 6 WDV कर दीजिए। तो फिगर्स मुश्किल है, जरा कुछ सॉल्व करिए। इसको छोड़ के कहीं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट प्लान, बस ये एक्यूमुलेटिव तो समझ आती है ना, दोनों सालों की प्लस की है। बाकी ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। जी क्या कोई नहीं सुबह चले, कोई नहीं, आदत बन जाएगी इंशाल्लाह एक दो दिन बाद। वैसे नॉन करंट लायबिलिटीज की पहले सारे इकट्ठे हो जाएगा, उससे नई चीज आ रही है सुन लो। जी रेडी है प्लीज, अपने सामने टेबल रखे सब, छोड़ो सब कुछ। क्वेश्चन के आंसर में टेबल बना, स्टार्ट एलोकेशन टेबल। नई चीज आ रही है सुने। 12 भी और 11 भी मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप सीक्वेंस ऑफ द ईयर्स के बेस पे करें, हालांकि डेफिनेटली लिखना पहले 12 और फिर 11 है, तो पहले 11 सोच रहे हो। क्या स्टेप नंबर 1 है? 30th जून, बल्कि सॉरी 11 है, 10 और 11 है, सॉरी, तो 10 में सोचो। 30th जून 10 तक क्लोजिंग बैलेंस बता दो। 30th जून 10 का क्लोजिंग बैलेंस 30th जून 10 है ना। अब इसमें से डिसाइड करना है करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन। करंट पोर्शन मींस क्या है? नेक्स्ट 12 मंथ्स, नॉट द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स मींस 2011 की बात है। 11 में जो पैसे जाने हैं उन्हें इकट्ठा करना। अभी तक जो क्वेश्चन हो रहे थे वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वाले थे, लेकिन यहाँ अगर हम 10 पे खड़े तो 11 में 6 मंथ की 2 पेमेंट्स होनी है, तो इन दोनों को इकट्ठा सर्कल क्यों लगा रहा हूँ? ये 11 के अंदर ही है 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वार्टर की हो जाएगा, पूरा साल पूरा करना है। करंट पोर्शन मींस नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो इन दोनों का सम करके जो फिगर आएगी वो करंट लायबिलिटी बनेगी। जस्ट वो करंट लायबिलिटी आएगी। और काइंडली फिर नॉन करंट पोर्शन का कैसे पता चलेगा? जो दूसरी अमाउंट के सामने आता है, 30th है जून 11 के सामने प्रिंसिपल, तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा, है ना। ये 16.88 मिलियन का लायबिलिटी बन रह गया होगा, वो एक इंस्टॉलमेंट के बाद रह गया होगा जो ऊपर 16 है,
तो इन दोनों का सम करेंगे तो करंट लायबिलिटी आएगी, और फाइनली 15 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है ये फिर नॉन करंट लायबिलिटी में अपीयर होगा किस दिन? 30 जून 10 में कटे सारे बनाए, लिख के बनाए, और फिर 11 भी फाइनल करें। ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी कर रहा हूँ करंट पोर्शन के लिए। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर हो गया इस बात से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? देखो आएंगे फिगर्स। करंट 2010 में नॉन करंट लायबिलिटीज में अमाउंट आएगी 1.007137 करंट पोर्शन में कंबाइन करके तो डबल 2274 एनी करके 11 वाइंड अप करें। नॉन करंट बता रहा है 1196 591 करंट 3040 380 टेबल देख के बताए इंटरेस्ट पेबल कितना कितना आएगा दोनों साल। और यार इतना सारा तो रहता है क्या जो ड्यू है रिस्पेक्टिव ईयर्स में पे भी हो गया, इस पेबल की बड़ा स्टोरी नहीं आएगी। ये नोट्स की वर्किंग कल कर लेंगे। होमवर्क में क्या क्या दिया मैंने? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट मुझे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आपको किससे करेंगे? लेकिन मेरे ख्याल एक हल्का फुल्का से होमवर्क लगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो नोट्स वाला एरिया ये मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होमवर्क था इसमें है, मसला देखते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक होमवर्क आधा पौना घंटा तो लगना चाहिए एक्स्ट्रा। और कल इंशाल्लाह मेरा ख्याल टाइम निकल रहा है मुझे लग रहा है, तो एक छोटा सा टेस्ट भी साथ हो जाएगा। तो 6 अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह बात मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तो एक सी पार्ट है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 6 एक दे रहा हूँ, कोशिश करके बाकी इनके आंसर्स है ही आपको पता ही है पेजेस के एंड में, तो आप पहले सॉल्व किया करें फिर इतने में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नहीं देखते हो कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ वही एंड में कमाओ। अल्लाह हाफिज़।